हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एचएसएससी सीईटी। तो अब इस सीरीज के अंदर हम करेंगे जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उनका सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है। और 2017 से अब तक के जो भी सभी पेपर हैं उनका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे जो एचएसएससी का ग्रुप 57 का जो क्वेश्चन पेपर था, जो 18 अगस्त 2024 को हुआ था अभी रिसेंटली। ठीक है। उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? द कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है। अब जो गुजरात है, हम जो क्वेश्चन करेंगे वो साथ साथ उसके जो रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सभी बंदरगाह एक बार हम देख लेते हैं। तो जो कांडला पोर्ट है वो है गुजरात के अंदर। उसके अलावा जो मुंबई पोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो है महाराष्ट्र के अंदर। फिर उसके अलावा जो मारमा गोवा है वो क्या है? गोवा के अंदर। मारमा गोवा जो लास्ट के अंदर मारमागांव, जो GAO और GOA, इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। उसके अलावा कर्नाटका के अंदर है न्यू मैंगलोर पोर्ट। इसको हम जैसे कर्नाटका की राजधानी है वो है बेंगलोर, और जो पोर्ट का नाम है वो न्यू मैंगलोर पोर्ट है। इससे भी हम याद कर सकते हैं। केरला के अंदर है कोची पोर्ट। इसके अंदर एक और है कोझिकोडे पोर्ट, जिसको हम कालीकट भी बोलते हैं, जहां पर वास्को डी गामा क्या है, इंडिया के अंदर जब पहली बार आए थे तो वो इसी पोर्ट के ऊपर आए थे। उसके अलावा तमिलनाडु के अंदर तूतीकोरिन और चेन्नई पोर्ट है। ठीक है। और चेन्नई पोर्ट से जस्ट ऊपर क्या है? एन्नोर पोर्ट। जो एन्नोर पोर्ट है वो क्या किया था, चेन्नई पोर्ट का जो ज्यादा बिजी रहता था उसको कम करने के लिए, उसको कम व्यस्त बनाने के लिए एन्नोर पोर्ट बनाया गया था। सेम यहीं पे जो मुंबई पोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो भी पास पास इसीलिए बनाए गए हैं ताकि एक पोर्ट ज्यादा बिजी ना हो। उसके अलावा ये पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है। ठीक है। उड़ीसा के अंदर पारादीप पोर्ट है, और वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट है। ठीक है। तो ये हमारे सारे पोर्ट हो गए इंडिया के अंदर। उसके अलावा चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज अ ग्राफ इन सी? तो इसका आंसर आएगा नोड्स का संग्रह या कलेक्शन ऑफ नोड्स। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र एक खेत को 6 दिन में जोतता है और राम उसी खेत को 12 दिन में जोतता है। दोनों मिलकर उसी खेत को कितने समय लेते हैं जोतने में? ठीक है। तो इसके लिए हम समझेंगे, जो हमेशा वर्क होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पढ़ा है। कोई भी हम डिस्टेंस होता है कोई भी, वो क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है। तो जो डिस्टेंस हम चल रहे हैं वो कोई वर्क ही तो है, हम कोई काम ही तो कर रहे हैं। और जो स्पीड है, मतलब जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, जिस गति से हम चल रहे हैं, वो क्या होगी इस केस में? एफिशिएंसी होगी। ठीक है। जैसे कोई ज्यादा एफिशिएंट होता है जो थोड़े समय में ज्यादा काम कर लेता है, कोई कम एफिशिएंट होता है तो वो एफिशिएंसी होगी। और टाइम ऐसे कैसे रहेगा? तो महेंद्र खेत को 6 दिन में जोत रहा है, राम 12 दिन में जोत रहा है, तो इसका एक मल्टीपल ले लेते हैं 24। ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। भाई काम तो सेम ही है, जो खेत है वो तो सेम ही है। तो 24 है, वो हमने एक ऐसी संख्या ले ली जो दोनों का क्या है? मल्टीपल हो। ठीक है। जो दोनों के पार्टी में आता हो। तो टोटल काम है हमारे पास क्या आ गया? 24 आ गया। और महेंद्र 6 दिन ले रहा है, तो जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? वर्क वर्क बाय टाइम। ये क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। मतलब 24 भाग में 6 करेंगे तो 4, और 12 दूनी 24, 2। मतलब महेंद्र जो काम कर रहा है वो 4 की एफिशिएंसी से कर रहा है, और राम कर रहा है वो 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने टाइम में जोतेंगे? तो मतलब 24 काम हो गया, और एफिशिएंसी दोनों की मिल रही है, मतलब राम भी काम कर रहा है और महेंद्र भी काम कर रहा है। तो 6 की एफिशिएंसी होगी, 4 + 2 6। मतलब 4 दिन के अंदर उसको क्या करेंगे? काम को कंप्लीट करेंगे महेंद्र और राम मिलकर। तो इसका आंसर है 4। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, विच बॉडी स्टार्टेड फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इन 1923? ठीक है, तो इसका आंसर है 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था? तो इसका आंसर है हमारे पास रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। अच्छा, जो रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता है वो भी 1923 के अंदर शुरू हुआ था, लेकिन यह भी 1923 के अंदर ही शुरू हुआ था, लेकिन जो इनके अंदर जो डिफरेंस था वो 5 महीने का डिफरेंस था, मतलब कोलकाता वाला 5 महीने बाद शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस दाब क्षेत्र को अशुष्क अक्षांश भी कहा जाता है। दिस प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। तो इसका आ जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र। जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र कौन से हैं? जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक वर्ल्ड का मैप है, तो यहां से कहीं से भूमध्य रेखा जाती है, इससे 30 डिग्री उत्तर नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसके अंदर जो क्षेत्र हैं वो क्या बनेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उच्च दाब वाले क्षेत्र। इसके अंदर जो प्रेशर होगा, जो दबाव होगा, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, वो क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, और प्रेशर हाई होगा और जो हवा चलेगी, जो विंड होंगी, वो क्या होंगी, काम होंगी। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे पास ये, इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहा गया है, क्योंकि जो यूरोप था, यूरोप से जो अमेरिका के अंदर जो जहाज आते थे, ठीक है, तो वो इस एरिया से होकर निकलते थे। अब प्रेशर हाई हो गया तो हवा क्या करेंगी, शांत होंगी। अब हवा शांत होंगी तो जो जिस जहाज के अंदर ये आते थे उसको गति नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जब गति नहीं मिलेगी तो वो एक एरिया के अंदर कई हफ्तों तक, कई महीनों तक क्या रहते थे, अटके रहते थे। इस वजह से क्या हो गया, वहां पर जो पानी, पीने के पानी की कमी रहती थी। ठीक है, अब जब हवा कम चलेगी और प्रेशर ज्यादा होगा तो उसके अंदर प्यास भी ज्यादा लगेगी, तो पानी की क्या रहती थी, कमी रहती थी। और पानी कमी होने के कारण वो जो अपने घोड़े होते थे उनको क्या करते थे, इस एरिया के अंदर डाल देते थे, फेंक देते थे। ठीक है, तो अपने जहाज से फेंकने के कारण यहाँ पर बहुत सारे, मतलब ये बोला जाता है कि जो घोड़ों की मरुभूमि भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको अशु अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, हाई लैटिट्यूड प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र, ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के अंदर होते हैं। उसके अलावा अब हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत? तिब्बत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या कहा जाता है, सांगपो बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका जो ये टी है वो क्या है, साइलेंट है, तो इसको सांगपो बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको बांग्लादेश के अंदर क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। ठीक है, और गंगा को बांग्लादेश के अंदर क्या बोला जाता है, पद्मा बोलते हैं। ठीक है, अब जो जमुना और पद्मा, मतलब जो ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों बांग्लादेश के अंदर मिलते हैं। ठीक है, मतलब जमुना और पद्मा जब मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन टैग्ड स्ट्रक्चर इन सी? तो स्ट्रक्चर सिटी, ये क्या है, इसका आंसर होगा। उसके अलावा हवा सिंह वोन द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन कंजुगेटिव एडिशंस ऑफ गेम्स इन 1966 एंड 1970 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? जो हवा सिंह नाम के एक बॉक्सर रहे हैं, उन्होंने 1966 और 1970 के अंदर लगातार एशियाई खेल के अंदर क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो वो किस खेल में जीता है? तो इसका आंसर है मुक्केबाजी, बॉक्सिंग के अंदर उन्होंने जीता था। जो हवा सिंह है वो, जो हवा सिंह है ये हमारे भिवानी से थे, और इनका गांव का नाम उमरवास, इनके गांव का नाम था, तो भिवानी से थे, इसको याद रखना। व्हाट इज प्रोजेक्ट हरियाली? प्रोजेक्ट हरियाली क्या है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। उसके बाद ये मैथ्स का क्वेश्चन है,
ए ट्रेन 375 मीटर लॉन्ग, कोई ट्रेन है 375 मीटर लंबी, एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई खंबा है और ये रेलगाड़ी है, ये 375 मीटर की है और ये 30 सेकंड के अंदर इसको क्या करती है, पार करती है। ठीक है, ये इसका आगे वाला छोर है ए और ये बी है। तो ये पार कब करेगी, जब ए से जो ए वाला पॉइंट है, ठीक है, यहां पर क्या पहुंचेगा, बी पहुंचेगा, मतलब रेलगाड़ी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब रेलगाड़ी को 375 मीटर चलना पड़ेगा कितनी सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, जब वो क्या करेगी, उसको क्रॉस कर लेगी, पार कर लेगी। अब ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर आएगा। लेकिन अब मीटर पर सेकंड से अगर इसको किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करें, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, और इसको जो सेकंड है इसको घंटे में करने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 1800 60 गुणा 60 3600 से। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18/5, मतलब इसको गुणा करेंगे 18/5 से। तो इसको 6×3 = 18, 6×5 = 30, ये क्या आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक ये सीरीज दी गई है, रीजनिंग क्वेश्चन है, तो 20, 19 मिसिंग नंबर हमें पता करना है। ये मिसिंग नंबर है, यहाँ पर एक नंबर ये मिसिंग है, उसके बाद 10 और 5। तो देखेंगे जो इसका डिफरेंस है वो कितना है, 1 का है, फिर डिफरेंस कितना हो गया, 2 का हो गया, मतलब डिफरेंस एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर भी कोई डिफरेंस होगा, यहां पर 3 का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, यहां पर 3 का डिफरेंस होगा तो यहां पर कितने का होना चाहिए, 4 का। तो देखते हैं 3 का डिफरेंस मतलब 14 आ गया। ठीक है, तो यहां पर 4 का डिफरेंस सही आ रहा है, मतलब इसका आंसर कितना है, 14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रूट बाउल। ठीक है, जो फलों का कटोरा किसे कहा जाता है, फलों का कटोरा। तो फलों का कटोरा कहा जाता है किसको, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेब भी ज्यादा होते हैं, तो इसको सेब का कटोरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो निकनेम्स हैं उसका है, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को हम क्या बोलेंगे, एग बाउल। ठीक है, या फिर अंडे का कटोरा। अरुणाचल प्रदेश को बोल देते हैं कि सूर्योदय की भूमि। ठीक है, लैंड ऑफ सनराइज। केरला को बोलते हैं हम स्पाइस गार्डन, मसालों का बगीचा, क्योंकि यहाँ पर मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। पंजाब को बोलते हैं कि 5 नदी यहाँ पर मिलते हैं, तो इसका नाम पंजाब पड़ा है, लैंड ऑफ 5 रिवर। उसके बाद हिमाचल क्या है, एप्पल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे सेब बहुत ज्यादा होते हैं और फलों का कटोरा भी बोला जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, जिसको सोया रीजन, इसके अंदर सोयाबीन क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो सोया रीजन इसको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ को बोलते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, चावल का कटोरा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो बम्बार्डमेंट, ये एक वर्ड है। ठीक है, अगर इसको वर्णानुसार लगाया जाए, मतलब जैसे जो डिक्शनरी के अंदर होते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर इसको लगाया जाए, तो कितने ऐसे लेटर हैं, कितने अक्षर हैं जिनका क्रम यथावत रहेगा, मतलब वैसा का वैसा रहेगा, नहीं बदलेगा। तो ये देख लो, यहाँ पर बम्बार्डमेंट लिखा है, और इसको जब हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो ये लिखेंगे, पहले ए बी, फिर डी ई एम एन ओ आर और फिर टी। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो अपनी जगह पे हो, सिर्फ टी को छोड़कर। ठीक है, तो टी एक ऐसा अल्फाबेट है जो क्या है, अपनी जगह पे है, तो इसका आंसर है 1। ठीक है, एक ऐसा अक्षर रहेगा जो यथावत रहेगा। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है, कहाँ है, लखनऊ के अंदर है। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो जो ये है एंड, ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। उसके बाद ये फिर से मैथ्स का क्वेश्चन आ गया,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टावर इज ऑफ हाइट 150 मीटर इज 30 डिग्री। 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर से एक वस्तु का अवमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। टावर से वस्तु की दूरी क्या है? तो इसके अंदर क्या रहेगा, जब हम किसी चीज को ऊपर से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक टावर से एक वस्तु का अवनमन कोण क्या है? 30 डिग्री है। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है? जब ऊपर से नीचे देखते हैं। तो ए पॉइंट से जब सी पॉइंट के ऊपर जब हम देखेंगे तो इसका जो कोण बनेगा, कोण कितना बनेगा? ये 30 डिग्री, 30 डिग्री का ये कोण बनेगा। ठीक है। अब ये 30 डिग्री है, जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल है बीसी के, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है। तो अब ए बी बाय बी सी क्या हो जाएगा? टेंजेंट 30। अब ए बी कितना है? 150 डिग्री है, बाय बी सी कितना है? 1/√3 होता है टेंजेंट 30। ठीक है। तो यहां से बी सी कितना आ गया? बी सी आ गया 150 150√3। ठीक है। इसका सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम देखते हैं एक बार। जैसे तीन, ये याद कर लीजिए, तीन टाइप के ट्राइंगल लगभग एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। एक जिसके अंदर 30 डिग्री का कोण बनता हो, एक जिसके अंदर 45 डिग्री का, एक जिसके अंदर 60 डिग्री का। ठीक है। तो जिसके अंदर 30 डिग्री का कोण बन रहा है उसके अंदर ये अगर एक है तो ये √3 होगा, और ये पाइथागोरस से 2 आ जाएगा। ये एक है तो 45 डिग्री, तो ये भी 45 होगा। ठीक है। तो ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो ये एक है तो ये भी एक होगा, और फिर ये √2 माना जाएगा। ठीक है। ये √3 है, ये एक है, तो ये हो जाएगा 2। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन था इसके अंदर ये एंगल 30 डिग्री था। ठीक है। तो जो 30 डिग्री दिया गया तो इसके अंदर हम ये वाला ट्राइंगल उठा लेंगे, ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे तो इसके अंदर ये तो क्या है? 150 है। जब एक की वैल्यू 150 होगी तो √3 की कितनी होगी? एक की 150 है तो √3 की कितनी होगी? 150√3। तो इतने सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल कंज्यूमर्स इनकम इज स्पेंट ऑन ग्रोसरीज? ठीक है। तो ये जो रूरल मार्केटिंग है उसका क्वेश्चन है। तो अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो रूरल मार्केटिंग जो सिलेबस के अंदर पहले दिया गया था, ठीक है, वो इस बार सिलेबस के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो पॉसिबली कि रूरल मार्केटिंग ना आए। बाकी इसका आंसर है 27 डिग्री। ये डाटा है जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इस बार यही है कि जो अगर हम एग्जाम अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है तो उसके अंदर रूरल मार्केटिंग देखने को हमें नहीं मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज लॉन्च्ड शगुन गिफ्ट? शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च किसने की है? तो इसका आंसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर देखिए बी के बाद क्या है? सी है। सी के बाद डी छोड़ के ई, ई के बाद एफ, जी छोड़ के एच, एच के बाद आई, जे, के छोड़ के एल, और एल के बाद एम, एन, ओ, पी छोड़ के क्यू। तो यहाँ पर इनके बीच में कोई भी लेटर नहीं था। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तीन, चार, मतलब क्यू के बाद 5 लेटर छोड़ के आर, एस, टी, यू, वी छोड़ के डब्ल्यू आएगा। ठीक है। क्या है यहाँ पे? डब्ल्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है, जो सेकंड लेटर वाली सीरीज है, उसके अंदर उल्टा चल रहा है, इस साइड से चल रहा है। तो यू के बाद इस साइड देखो, यू और बीच वी के बीच में कुछ भी नहीं है। एस के बाद टी छोड़ के यू था, पी के बाद क्यू, आर छोड़ के एस था, एल के बाद एम, एन, ओ छोड़ के पी था,
और जी के बाद एच आई जे के छोड़ के एल था। उसके बाद यहां पर क्या आना चाहिए, ए आएगा, ताकि ए के बाद 5 लेटर छोड़ दें हम, बी सी डी ई एफ और उसके बाद जी आ जाए। तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज टीटीएल मीन्स। तो ये एक लॉजिक होता है, लॉजिक गेट होता है, जिसका मतलब होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, उसके अंदर भी क्या है, हमें जो मिसिंग सीरीज है ये कंप्लीट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। इसके अंदर क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम नंबर को देख लेते हैं, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, और 14 + 3 करेंगे तो 17 आएगा। तो इसका मतलब 17, 18 वाला जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल नहीं होगा, 17 क्या है, तीनों में है। तो इसके बाद हम आगे भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलो सेकंड सीरीज देखते हैं। एम के बाद एम एन ओ छोड़ के पी, क्यू आर छोड़ के एस, टी यू छोड़ के वी, और डब्ल्यू एक्स छोड़ के वाई। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स है। अब बी वाई 17 और सी वाई 17 में से एक होगा। अब इसके अंदर अगेन वही उल्टी सीरीज चली हुई है, आई जे छोड़ के जी एच छोड़ के आई, ई एफ छोड़ के जी। तो यहां पर क्या आएगा, सी आना चाहिए, सी डी छोड़ के ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ लर्नर्स लाइसेंस इन इंडिया। तो जो लर्नर्स लाइसेंस है, ठीक है, जो शुरू में बनता है लाइसेंस, वो पहले लर्नर्स बनता है और उसके बाद जो प्रॉपर लाइसेंस आता है वो आता है। ठीक है, तो वो 6 महीने की उसकी क्या होती है, वैलिडिटी होती है। ये 6 मंथ इसकी वैलिडिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये इट्स 4 वर्टेक्सेस। तो 3 वर्टेक्स दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, समानांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष ये हैं, और चौथा शीर्ष क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज देखते हैं क्या होता है। समान समानांतर चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है साइड्स की, वो क्या होगी, जो आमने सामने की साइड्स हैं, आमने सामने की भुजा है, ए बी है, वो सी डी के इक्वल होगी, और बी सी इक्वल होगी ए डी के। ठीक है, तो इसके 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 2 0 5 1, और चौथा हमने मान लिया एक्स वाई। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम बोलते हैं जिसे, अगर दो पॉइंट्स के, किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट्स के अगर हमें वर्टेक्स दिए गए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, सॉरी, तो कोऑर्डिनेट से हम उसका डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट जैसे इसका है x1 y1, इसका x2 y2, तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो सी डी के इक्वल होगा। तो जो ए बी है उसका डिस्टेंस क्या आएगा, 2 - 1 x2 - x1, x2 - x1 कर लो या x1 - x2 कर लो, सेम बात है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 - 2 करेंगे तो -1 का स्क्वायर वही 1 आता। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, मतलब जो सी डी है वो भी क्या है, √10 आएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं यहां पर कौन सा पॉइंट रख के, एक्स वाई की जगह कौन सा पॉइंट रख के हम
√10 ला सकते हैं। तो सबसे पहले 3 3 पुट करेंगे, फिर 4 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं, सी डी का डिस्टेंस निकालूं, तो सी डी का डिस्टेंस होगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां पर पहले एक्स वाई की जगह क्या है, 3 3 पुट करेंगे। 3 3 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 3 मतलब -2 का स्क्वायर। तो ये कितना, 4 और 4 8, ये √8 आ गया। अब हम पुट करेंगे इसके अंदर 4 4। अगर 4 4 पुट करते हैं तो यहीं पर पुट कर लेते हैं, 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 9 इज टू √10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √10, जो 4 4 है उससे √10 आंसर आ रहा है, डिस्टेंस √10 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, 4 4। इस तरीके से हम क्या है, अगर इक्वेशन बनाने से अगर बचना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन कौन ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है। ये फिर से रूरल मार्केटिंग का आ गया, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। वैसे अगर आप करना चाहो तो इसका आंसर है डी, प्राइस मिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25, इफ ए मैन were to sell his hand cart for rupees 720, he would lose 25%. What must be the selling price if he were to gain 25%? अगर एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसको 25% की हानि होती है। 720 रुपए में बेचने से क्या होता है, 25% की हानि होती है। यदि उसे 25% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, अगर वो 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। मतलब अगर मैं क्रय मूल्य 100 मान लेता हूं, ठीक है, और इसको 25% हानि पर बेचता हूं तो 75 रुपए में बेच दिया। और अगर 25% लाभ पर बेचूंगा तो 125 रुपए में बेचूंगा। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि 720 रुपए की जो वैल्यू है, ठीक है, 720 रुपए उसका विक्रय मूल्य कब होगा, जब 25% का हानि होगी, 25% की हानि होगी और ये 25% का लाभ होगा। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो 75 की वैल्यू है, 75 की वैल्यू है, वो है 720 रुपए। ठीक है, 75 की वैल्यू क्या होगी, 720 रुपए। तो हमें 125 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं 75 की वैल्यू अगर मैं 720 मानता हूं, एक की वैल्यू होगी 720 बाय 75 और हमें निकालनी है 125 की। 125 की वैल्यू हो गई 720 बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 125। 25 दिए 75, 25 पंजे 125। ठीक है, 3 से कट गया 240 और ये कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले 25 के लिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर वीडियो आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं दूसरी वीडियो के शुरू में ही मैं इस डाउट को क्लियर कर दूं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए कुछ और बेटर कर सकूँ। ठीक है, और अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।